हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 जून 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। चीनी वैज्ञानिकों ने चेज टेलीस्कोप का उपयोग करके एक नया पैटर्न खोजा है कि सूर्य का वायुमंडल कैसे घूमता है। चेज का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चेज में C स्टैंड्स फॉर चाइनीज, H स्टैंड्स फॉर एच, A स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा, S स्टैंड्स फॉर सोलर, E स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चाइनीज, H अल्फ़ा, सोलर, एक्सप्लोरर। चीनी वैज्ञानिकों ने चेज टेलीस्कोप का उपयोग करके एक नया पैटर्न खोजा है कि सूर्य का वायुमंडल कैसे घूमता है। चेज स्टैंड्स फॉर, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चाइनीज, H अल्फ़ा, सोलर, एक्सप्लोरर। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो चेज सैटेलाइट है किस देश का है, तो चीन का है। चेज स्टैंड्स फॉर चाइनीज, H अल्फ़ा, सोलर, एक्सप्लोरर, ये आपको याद होना चाहिए। और जो चेज सैटेलाइट है ये चीन का पहला सोलर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है और इसे लॉन्च कब किया गया था? 2021 में। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो सबसे पहले यहाँ से कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका EPI है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये आपका लॉन्च कब हुआ था? 2002 में। और जब ये लॉन्च हुआ था आपका 2002 में, तो इसका नाम क्या था? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, शॉर्ट में इसे बोलते हैं ESI। तो जो आपका अभी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये आपका लॉन्च हुआ था 2002 में। किस नाम से? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ESI के नाम से। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और 2006 में क्या हो गया? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 176। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 176। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले इस इंडेक्स को प्रिपेयर्ड किसके द्वारा किया गया? तो रिसर्चर्स एट LA एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिपेयर्ड बाय रिसर्चर्स एट LA एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ही याद रखना है आपको। भारत की रैंक क्या है? 176 है। और भारत पिछले साल यानी 2022 में, हर एक 2 साल पे आता है, तो 2022 में भारत कौन से स्थान पे था? तो 2022 में भारत बॉटम पे था, मतलब 180 स्थान पे था। कितनी रैंक थी? 180 थी 2022 में। इस बार थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2024 में कितना है? 176 है। 2018 में था 177, फिर 2020 में था 168, फिर 2022 में सबसे नीचे आ गया भारत 180 पे, फिर इम्प्रूवमेंट हुआ है 2024 में है 176 पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत ने खराब परफॉर्मेंस किसमें किया है? तो इकोसिस्टम विटेलिटी में, बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट में, स्पीशीज प्रोटेक्शन इंडेक्स में, टेरेस्ट्रियल बायोम में और एयर क्वालिटी में भारत ने पुअरली परफॉर्मेंस दिया है। और कुछ में अच्छा किया है, बट इट स्कोर्स बेटर इन सम ऑफ द एरियाज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में भारत ने अच्छा किया है, इम्प्रूव किया है। तो याद क्या रखना है? भारत ने पुअरली किस में परफॉर्म किया है? तो इकोसिस्टम विटेलिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, स्पीशीज प्रोटेक्शन इंडेक्स में, टेरेस्ट्रियल बायोम में, एयर क्वालिटी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है भारत का। किसमें बेटर किया है? बट इट स्कोर्स बेटर इन सम ऑफ द एरियाज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिस्पाइट वीकनिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में स्टेट पीसीएस में पूछता है। अब आते हैं रैंक पे। तो भारत की रैंक कितनी है? 176 है। अच्छा, स्कोर इंपॉर्टेंट है। स्कोर कितना है? EPI की बात हो रही है।
स्कोर है 27.6। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 176, ग्लोबल लेवल पे स्कोर कितना है 27.6 है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूएसए की रैंक क्या है 34 है, अमेरिका की रैंक है 34, चाइना की रैंक है 154। इसके अलावा जो आपका 2024 में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था, इसमें आपका यूज हुआ है 58 इंडिकेटर यूज हुआ है और 11 इशू कैटेगरी, तो ये भी याद रखना है। और इसमें 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे। कौन कौन से? एक आपका था इन्वायरमेंटल हेल्थ और इसका वेटेज कितना था 25%। दूसरा आपका था इकोसिस्टम विटेलिटी, इसका वेटेज था 45%। और तीसरा आपका है क्लाइमेट चेंज, इसका वेटेज कितना था 30%। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपका डिटेल में दिया हुआ है टॉप पे कौन सी कंट्री है। जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 आया, टॉप पे कौन है? एस्टोनिया है। बस आपको यही याद रखना है। टॉप पे कौन है? एस्टोनिया। सेकंड पे है लग्जमबर्ग, थर्ड पे है जर्मनी, फोर्थ पे है फिनलैंड और यूके है 5वें स्थान पे। इसके अलावा जो भारत के पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश 175, इंडिया 176, म्यांमार 177, लाओस है 178, पाकिस्तान है 179 और वियतनाम सबसे नीचे है 180। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो वियतनाम पता होना चाहिए, सबसे आखिरी में है। इंडिया 176 पे है। बांग्लादेश का आपसे पूछ सकता है एग्जाम में 175 है। म्यांमार का भी पूछ सकता है 177 और पाकिस्तान का 179। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और स्कोर की ओर भारत का ही पूछेगा, तो भारत का स्कोर पता होना चाहिए 27.6। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्री प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रुति वोरा। हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्री प्रतियोगिता में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? श्रुति वोरा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इवेंट कहाँ पे हुआ था? तो लिपिका, जो कि कहाँ पे है? स्लोवेनिया में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? तो ये आपका है चेनाब नदी पे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो पहला रेल चला, एक ट्रायल हुआ था, उसमें 8 कोच थे, 8 कोच मेमू था। और मेमू ट्रेन का मतलब क्या हुआ? मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। और ये ऑपरेशन है किस पे? रियासी बारामूला रूट पे, जो कि कश्मीर में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव जी है। और किन किन शहरों को कनेक्ट करेगा? भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, जबलपुर हुआ, ग्वालियर हुआ, उज्जैन हुआ, रेवा हुआ, खजुराहो हुआ और सिंगरौली हुआ। ये मध्य प्रदेश के शहर हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश अगस्त में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। कब होगा? अगस्त में। कौन सा देश अगस्त में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। और भारत ये पहला होस्ट करेगा फर्स्ट मल्टीनेशनल ईयर एक्सरसाइज, जिसका नाम है तरंग शक्ति। तो ये आपका पहला होगा। कब होगा? अगस्त में होगा। एक टेलीग्राम का क्विज है, उसे कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया था? तो जो आपका तरंग शक्ति है इसी से प्रभावित है, रेड फ्लैग से ही। तो सही आंसर यहां पे क्या होगा? इल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में। इल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का। अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया था? तो इल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का। और ऐसे क्विज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, जिसका नाम है प्रतीक IQ करंट अफेयर। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना ने बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में बड़े पैमाने पर जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया, जो किस राज्य में स्थित है। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तराखंड। भारतीय वायुसेना ने बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में बड़े पैमाने पर जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया, जो किस राज्य में स्थित है। तो बिनसर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मत्स्य 6000 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो सबसे पहले जो आपका है मत्स्य 6000, ये आपका है प्रोजेक्ट समुद्रयान के तहत बना है, प्रोजेक्ट समुद्रयान, और इसे डेवलप किसने किया है मत्स्य 6000 को। तो NIOT चेन्नई ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले NIOT का मतलब क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई में है। तो NIOT स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन या ओशन टेक्नोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए। अब है क्या मत्स्य 6000, तो ये 3 पर्सन सबमर्सिबल है, ठीक है, यानी 3 आदमियों वाला पनडुब्बी है। मत्स्य 6000 क्या है, 3 पर्सन सबमर्सिबल यानी 3 आदमियों वाला क्या है पनडुब्बी है। डेट विल बी एबल टू गो 6000 मीटर अंडर द सी, इसलिए इसका नाम है मत्स्य 6000। ये सी के अंदर 6000 मीटर तक जा सकता है, ठीक है, 6000 मीटर तक समुद्र के अंदर जा सकता है, इसलिए इसका नाम है मत्स्य 6000। और ये किससे बना है, टाइटेनियम एलो से बना है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है किससे बना है, कौन से मेटल से, टाइटेनियम एलो से बना है। इसके अलावा भारत 6ठे नंबर का देश हो जाएगा जिसके पास अपना डीप सी मिशन होगा। भारत 6ठे नंबर का देश बन जाएगा जिसके पास अपना डीप सी मिशन होगा। अच्छा, इसका ट्रायल कब होगा, जो आपका पनडुब्बी है मत्स्य 6000, ये आपका ट्रायल कब तक होगा। तो फर्स्ट स्टेज का ट्रायल होगा सितंबर 2024 में। कब तक चलेगा, 2026 तक चलेगा। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें 3 आदमी बैठ सकता है, 3 आदमी बैठ के 6000 मीटर समुद्र की गहराई तक जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2024 में किस देश के केंद्रीय बैंक को सेंट्रल बैंकिंग, एक प्रतिष्ठित संगठन जिसका मुख्यालय लंदन UK में है, इसके द्वारा वर्ष का जोखिम प्रबंधक पुरस्कार रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। तो किस देश के केंद्रीय बैंक को मिला है, भारत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, RBI को मिला है। वर्ष 2024 में किस देश के केंद्रीय बैंक को सेंट्रल बैंकिंग, एक प्रतिष्ठित संगठन जिसका मुख्यालय लंदन UK में है, द्वारा वर्ष का जोखिम प्रबंधक पुरस्कार रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। तो RBI को मिला है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD UNCTAD इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत FDI प्रवाह के मामले में 2023 में किस स्थान पर गिर गया। तो 15वें स्थान पे। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन से स्थान पे, 15वें स्थान पे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का प्रवाह 2023 में कितना परसेंटेज गिरा है, तो 43% गिरकर कितना हो गया, $28 बिलियन हो गया। FDI प्रवाह के मामले में भारत 2022 में कौन सा स्थान पे था, तो भारत 2022 में था 8वें स्थान पे। 2023 में कितना हो गया है, कौन से रैंक पे है भारत, 15वें स्थान पर आ गया है। 2022 में भारत का FDI प्रवाह 10% बढ़कर 49 बिलियन USD हो गया था। तो अगर 2022 की बात करें तो भारत का FDI प्रवाह कितना परसेंटेज बढ़कर 49 बिलियन USD हो गया था, तो 10% बढ़कर 49 बिलियन USD हो गया था। 2023 में ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मामूली रूप से 2% घटकर $1.3 ट्रिलियन हो गया है।
इसके अलावा जो FDI इनफ्लो है ये डेवलपिंग कंट्री के लिए कितना गिरा 7%, कितना हो गया 867 बिलियन USD। और डेवलपिंग एशिया में कितना गिरा है 8% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अगर केवल डेवलपिंग कंट्री पूछे तो फेल बाई 7%, कितना हो गया 867 बिलियन USD। और डेवलपिंग एशिया की अगर बात करें तो 8% डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे एक डाटा है जो FDI इनफ्लो है, तो रैंक दिया हुआ है 2023 के लिए, तो यूएस टॉप पे था 2023 में यूएस, और 2022 में भी ये जो रैंक है आपका 2022 का दिया हुआ है। ठीक है, 2022 का और यहाँ पे 2023 का। तो 2023 में यूएसए टॉप पे है, 2022 में भी यूएसए टॉप पे था। सेकंड पे है चाइना, 2022 में भी चाइना टॉप पे था। सिंगापुर है तीसरे स्थान पे, 2022 में भी सिंगापुर तीसरे स्थान पे था। चौथे स्थान पे हांगकांग चाइना, और 2022 में भी सेम ही था। 2023 में ब्राज़ील है 5वें स्थान पे, 2022 में 6ठे स्थान पे था। कनाडा है 2023 में 6ठे स्थान पे और 2022 में 9वें स्थान पे था। फ्रांस आपका है 2023 में, फ्रांस में डिक्लाइन हुआ है काफ़ी, तो फ्रांस है 7वें स्थान पे और 2022 में फ्रांस 5वें स्थान पे था। इसके अलावा मैक्सिको है 2023, जर्मनी है 8वें स्थान पे 2023 में, और जर्मनी 2022 में कितना था 17वें स्थान पे, मतलब जर्मनी इंप्रूव किया है, जर्मनी ने इंप्रूव किया है। मैक्सिको है 9वें पोजीशन पे 2023 में, 2022 में 12वें स्थान पे था। स्पेन आपका है 10वें स्थान पे और 2022 में भी स्पेन आपका 10वें स्थान पे था। इंडिया 15वें स्थान पे है और 2022 में इंडिया 8वें स्थान पे था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई? तो ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर होगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या आपको याद रखना है, जो मैं हर एक क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन लगाता हूं, तो वहां से आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लो। सबसे पहले ICET स्टैंड्स फॉर इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो आजकल करेंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ICET स्टैंड्स फॉर इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है, भारत के तरफ से कौन थे? भारत के NSA थे, और USA के तरफ से USA के NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो भारत के कौन है? भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवाल जी है। तो आपसे एग्जाम में इंडिया का नाम पूछ के US का पूछ सकता है, क्योंकि न्यूज़ में बने हुए हैं। तो US के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? जेक सुलिवन, ये आपको पता होना चाहिए। USA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? जेक सुलिवन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस वन्य जीव अभयारण्य को चीता के प्रजनन के लिए दूसरे संभावित आवास के रूप में पहचाना गया है? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस वन्य जीव अभयारण्य को चीता के प्रजनन के लिए दूसरे संभावित आवास के रूप में पहचाना गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। आपके लिए एक होमवर्क है, चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है और भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम के लिए किन दो मंत्रालयों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम के लिए किन दो मंत्रालयों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान जी है। इसके अलावा जो 17वां इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ हाल ही में, 17वां इंस्टॉलमेंट ऑफ अबाउट
₹20,000 करोड़ का रिलीज हुआ अंडर पीएम किसान, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो कहाँ से हुआ? वाराणसी से। ये एग्जाम में पूछता है, कहाँ से हुआ? वाराणसी से। कब? 18 जून 2024 को। कौन सा इंस्टॉलमेंट था? 17वां था। किस स्कीम के तहत? अंडर पीएम किसान। ठीक है, किसने रिलीज किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा सिंपली जान लेते हैं। सोलर सिस्टम में 8 ऑफिशियल प्लेनेट है, ग्रह है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जो एस्ट्रोनॉमर्स है इन्होंने बताया है कि एक 9th वर्ल्ड भी है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर। प्लूटो नहीं, एक 9th वर्ल्ड भी है जिसका नाम इन्होंने दिया है प्लेनेट 9। ठीक है, प्लेनेट 9। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के गोपालपुर क्षेत्रीय केंद्र में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति की पहचान की है? तो आपका गोपालपुर क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस राज्य के गोपालपुर क्षेत्रीय केंद्र में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति की पहचान की है? तो उड़ीसा में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जो न्यू स्पीसीज है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ओफिस्थस। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ओफिस्थस सूर्याय। सूर्याय। और किसके सम्मान में ये नाम दिया गया है? सूर्य कुमार मोहंती के सम्मान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शांति रूपरेखा पर संयुक्त विज्ञप्ति ज्वाइंट कम्युनिक ऑन ए पीस फ्रेमवर्क हाल ही में किन 2 देशों के संदर्भ में समाचारों में देखी गई? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रूस और यूक्रेन। ये आपका कहाँ पे हुआ? सेंट्रल स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विदेश मंत्रालय ने ई माइग्रेट के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। विदेश मंत्रालय ने ई माइग्रेट के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एसबीआई के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, थाईलैंड। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया? तो थाईलैंड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड सिकल सेल डे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 19 जून को। विश्व सिकल सेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 जून को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2024 की थीम क्या है? होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल से केयर ग्लोबली। तो थीम भी आपको याद रखना है, थीम एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। कब मनाते हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे? 19 जून को। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। 2024 मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस शहर ने प्रवासियों के लिए देश के सबसे महंगे शहर का खिताब बरकरार रखा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुंबई। और ये इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस में आपसे पूछ सकता है। 2024 मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस शहर ने प्रवासियों के लिए देश के सबसे महंगे शहर का खिताब बरकरार रखा है? तो मुंबई ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे टॉप पे कौन है? तो सबसे टॉप है हांगकांग। और मुंबई की रैंक कितनी है? मुंबई 11 पायदान चढ़कर 136वें स्थान पर पहुंच गया। तो वैश्विक स्तर पे मुंबई की रैंक है 136। दिल्ली 4 पायदान चढ़कर 164वें स्थान पर पहुंच गया, दिल्ली की रैंक है 164। चेन्नई 5 स्थान फिसलकर 189 स्थान पर, मतलब चेन्नई की रैंक है 189। बेंगलुरु की रैंक कितनी है? 195। हैदराबाद 202। इसके बाद पुणे की रैंक कितनी है? तो पुणे की रैंक है 205। और कोलकाता की रैंक कितनी है? कोलकाता की रैंक है 207। ठीक है,
तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, मुंबई और दिल्ली आपको याद होना चाहिए। मुंबई 136, दिल्ली 164। और अगर एशिया की बात करें तो एशिया में मुंबई 21वें सबसे महंगे शहर के रूप में है अगर एशिया की बात करेंगे तो, और दिल्ली 30वें स्थान पे। ग्लोबल लेवल पे देखें तो टॉप 5 जो सबसे महंगे शहर है, हांगकांग टॉप पे है, इसके बाद सिंगापुर है, फिर ज्यूरिख है, फिर जिनेवा है और फिर बेसल है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।